हमें से हर दूसरे व्यक्ति को ये परेशानी ज़रूर होती है कि उसका मैरिज किस तरीके से फंक्शन करेगा। वो कैसे स्पाउस को अपने लाइफ में लेकर आएगा और उसका आउटकम क्या होगा। यूजुअली हम इसको टेस्ट करते टाइम हमेशा पॉजिटिव प्लैनेट्स देखते हैं और पॉजिटिव एंगल्स ट्रेस करते हैं कि किसी के शादी में कितनी सारी बेनिफिक एंगल बनती है और वो कैसे हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट देगा। बट मैं इसका एक डिफरेंट एस्पेक्ट आपको शेयर करता हूँ। आई होप ये आपको समझ में आएगा और आप इसको अपने चार्ट में अपने दोस्तों के चार्ट में ट्राई करना। जब कभी भी हम अनकन्वेंशनल मैरिजेस देखेंगे, ठीक है, तो तीन चीज़ नोटिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला कि शादी के घर में यानी सातवें घर में कैसे प्लैनेट्स का आचरण है, मतलब कौन से प्लैनेट बैठे हुए हैं। दूसरा कि लिब्रा कहाँ पे प्लेस्ड है, ठीक है। तो जहाँ पे लिब्रा प्लेस्ड होगा उस तरीके के मैरिजेस में कॉम्प्लिकेशंस आनी है। मीनवाइल हम वीनस को देखेंगे जो थर्ड एंगल है, ये समझने के लिए कि ओवरऑल मैरिज किस तरीके से है। मैं यहाँ पे सिर्फ क्वालिटी डिटरमाइन करने वाला हूँ और इन तीनों एंगल्स में मीनवाइल शादी कैसा फ्रूट देगा, थ्रू आउट शादी कैसी रहेगी, इसको समझने के लिए ऑब्वियसली हमें D9 देखना पड़ता है। D9 का लगन लॉर्ड पूरी शादी का स्टोरी बता देता है, ठीक है। मैं तीन एंगल तीन अलग अलग वीडियो में कवर करूँगा क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा लंबा है और एक एक करके हम समझेंगे कि कैसे एक्चुअल में प्लैनेट्स और हाउसेस रिजल्ट देते हैं। मीनवाइल लिब्रा साइन का क्या रोल है और एंड में लास्ट पार्ट में मैं कैच भी बताऊंगा मैरिज को देखने के लिए। आई होप विल कंटिन्यू दिस सीरीज एंड यू विल गेट समथिंग आउट ऑफ इट। सबसे पहले शुरू करते हैं कि सातवें घर में कैसा प्लैनेट बनता है। देखिए, जब कभी भी आपको खराब मैरिज चेक करना होगा ना, मतलब जब कभी मैरिज में डिस्प्यूट चेक करना होगा, तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि मेलेफिक्स का इन्वॉल्वमेंट सातवें घर में दिखेगा। बेनिफिक प्लैनेट आपको शादी में थोड़ा बहुत इशू क्रिएट करके दे सकता है, बट उसका डीप डाउन इंटेंशन नहीं होता है कि वो आपको कोई लर्निंग दे शादी से। बट जब भी कोई मेलेफिक प्लैनेट आकर सातवें घर में बैठता है, उसका सोल एजेंडा ये कि आप अटेंशन ड्रॉ करो अपने मैरिज में, पूरा ध्यान केंद्रित करो, ठीक है। इसी सीक्वेंस में हम एक एक करके चार पांच मेलेफिक ट्राई करते हैं, फिर मैं एक बेनिफिक का भी आपको एग्जाम्पल दूंगा। मान लेते हैं कि सातवें घर में शनि आकर बैठता है जो कि यहाँ पे एग्जॉल्टेड है, ठीक है। सातवें घर में शनि आने का मतलब ये है कि सामने वाला व्यक्ति ना आपको अब छड़ी लेकर तैयार करेगा अपने काम पे फोकस करने के लिए, ठीक है। वो आपकी ना रूटीन सुधारने आ रहा है। बेसिकली वो आपको हर चीज़ में रिस्ट्रिक्शन लगाएगा। सैटर्न का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव यही है कि वो लोगों पे रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है, वो लिमिट सेट कर सकता है कि आप इस तरीके से ये काम करोगे, आप इस तरीके से वो काम करोगे, ठीक है। जो लोग भी लाइफ में अनप्रोडक्टिव हैं, तो आपको ऐसी स्पाउस मिलने वाली है जो कि आपके लाइफ में ना इफिशिएंसी लेकर आए। अच्छा, इसमें एक रोल ये भी है कि सातवें घर में जब कभी भी सैटर्न आएगा, इन शॉर्ट कि आपके स्पाउस के लगन में शनि है, ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति हमेशा नेगेटिव थॉट्स कैरी करेगा, कभी भी आपको अच्छी सलाह नहीं दे सकता, ठीक है। मीनवाइल अगर मान लीजिए कि कोई भी कनेक्शन इसका 10th हाउस से बनता हो, दो सैटर्न इज ऑल्सो अ नेचुरल 10th हाउस लॉर्ड, तो उस केस में क्या आएगा, स्पाउस जो है वो बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आ रही है और या आ रहा है, और ना उसने अपने बचपन में बहुत सारी परेशानियां देखी है, ठीक है। सातवें घर का शनि इसका मतलब ये इंडिकेट करता है ना कि ऐसे व्यक्ति के लाइफ में बहुत सारा रिस्ट्रिक्शंस आने वाला है, बहुत सारे उसमें ना प्रॉब्लम आने वाली हैं व्हेन इट कम्स टू मैरिज, और रूल रेगुलेशन सेट करना पड़ेगा। अच्छा, सातवें घर में शनि आने का एक और मतलब ये होता है कि ऐसे व्यक्ति को ना शादी के टाइम पे देरी चलेगी, बट उसको ना इम्परफेक्शन नहीं चाहिए, मतलब उसको सारी चीज़ें चाहिए अपने मैरिज में, ऐसा जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाए फैमिली की, बोथ फ्रॉम मेल एंड फीमेल साइड, किसी भी एंगल में आप इसको कंसिडर करो, लेकिन वो इसको इफिशिएंसी बाय करने के लिए टाइम दे सकता है। तो भले ही ऐसे इंसान की शादी देरी से होगी, बट वो हमेशा परफेक्ट मटेरियल ढूंढेगा अपने मैरिज के लिए, ये एक पॉसिबिलिटी है। तो ऐसा व्यक्ति जब किसी से शादी करता है, तो आप ना दूर से देखकर बता सकते हो कि दोनों में मिसमैच है। मान लो कि अगर मेल के चार्ट में सातवें घर में सैटर्न है, फीमेल के नहीं है, तो फीमेल जब शादी करेगी ना मेल से, तो उस केस पे क्या होगा ना, फीमेल की फैमिली बोलेगी कि कैसा लड़का है, ना देखने में अच्छा है, पतला दुबला है,
उसके बारे में बुराइयां बताएंगी इन शॉर्ट, ठीक है, कि क्यों शादी कर रही है, क्या मिलने वाला है इधर। अब अगर मंगल आकर बैठता है सातवें घर में तो पहला तो ये मांगलिक दोष बनाता है, ठीक है। तो ऐसा व्यक्ति ना, जब जब कभी भी मंगल आकर सातवें घर में बैठेगा तो इसका आप ऐसे इंटरप्रिटेशन कर सकते हो कि इन लोगों के बीच में ना फिजिकल डिस्प्यूट होगा। मतलब मारपीट का केस जो होता है ना, सातवें घर का मंगल बनाता है, ठीक है। तो स्पाउस के साथ ना फिजिकल डिस्प्यूट में ऐसे लोग इन्वॉल्व मिलेंगे। अब इसका पुराना कर्स क्या है बेसिकली, जब आप किसी की शादी में जाकर उसकी शादी खराब कर देते हो, वहाँ पर जाकर आप लड़ाई कर लेते हो, तो ना आपको सातवें घर का मंगल मिलता है अगले जन्म में। और इसका कर्स ये है कि आप किसी के शादी में जाकर एक लाल जोड़ा दुल्हन को गिफ्ट करके आओ, या फिर आप किसी की शादी करवा दो पैसे देकर, आप सपोर्ट में आ जाओ किसी किसी कपल के सपोर्ट में आ जाओ शादी करवाने के लिए, तो आपका मांगलिक दोष कैंसिल हो जाता है, ठीक है। बट टेक्निकली इसका जो इंटरप्रिटेशन बनकर आता है वो यही है कि ऐसे लोग ना फिजिकल फाइट में इन्वॉल्व दिखेंगे आपको अपने स्पाउस के साथ, और मेजर यानी कि ब्लड बाथ, मतलब मेजर डिस्प्यूट दिखेगा आपको। मंगल लीब्रा जैसे साइन में ना या सातवें घर में इरिटेट हो जाता है, इस वजह से डिस्प्यूट बढ़ता है और ऐसे लोग फिजिकल फाइट में आपको इन्वॉल्व दिखेंगे अपने स्पाउस के साथ। इसके बाद हम बात करते हैं राहु जब कभी भी सातवें घर में आएगा। पहले तो ये दिखाता है कि आपकी स्पाउस आपके साथ चीट करेगी। जब कभी भी ये व्यक्ति किसी से प्यार में पड़ेगा या किसी के साथ शादी में आएगा ना, तो इन्वॉल्वमेंट जो नॉर्मल इंसान 10% का लगाता है, ये व्यक्ति जंप मारेगा, डीप डाइव, ठीक है। वापस कोई रिकवरी नहीं। मतलब ऐसा व्यक्ति ना फेनेटिक हो जाता है अपने स्पाउस को लेकर या रिलेशनशिप्स को लेकर, शादियों को लेकर, ठीक है। ऐसे व्यक्ति के साथ ना आप देखोगे एक कॉमन पैटर्न कि जब कभी भी टीवी शोज में ऐसा व्यक्ति किसी हीरो को देखेगा ना कि ये तो पहाड़ पे चढ़कर गुलाब के फूल तोड़कर ला रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो ऐसा व्यक्ति खुद को इमेजिन करता है कि मैं भी ये कर रहा हूँगा अपने स्पाउस के लिए या फिर ऐसा वैसा। सो ये बहुत कॉमन ट्रेट है राहु सेवन्थ हाउस वालों का। और देर इज नो बाउंड्री, ठीक है, सातवें घर के राहु के साथ वो हमेशा इन्वॉल्व दिखेगा अपने स्पाउस में। मतलब दिन भर लगा हुआ रहेगा कि कैसे उसको और ज़्यादा बेटर उसके लिए करें, ठीक है। सो इट्स अ वेरी गुड प्लेसमेंट टू बी। मतलब सामने वाले के चार्ट में अगर राहु सातवें आपको दिखता है तो डेफिनेटली ये अच्छा प्लेसमेंट है कि सामने वाला इन्वॉल्व आपको दिखेगा। बट मीनवाइल ये दिस ऑल्सो कन्फर्म कि जिस नेटिव के चार्ट में सातवें घर का राहु है उसकी पार्टनर या उसका पार्टनर कहीं ना कहीं बाहर दिखेगा। जब कभी भी आप किसी के चार्ट में सातवें घर का केतु देखोगे ना, तो ऐसा समझना कि इस व्यक्ति को ही सिर्फ अपनी स्पाउस समझ में आनी है। सातवें घर का केतु ये इंडिकेट करता है ना कि आपका एक अनकंडीशनल बॉन्ड है अपने स्पाउस के साथ, ठीक है। मतलब आपने अपने पास ऐसा इंसान रखा है जो कि इशारों में भी आपके साथ फंक्शन कर सकता है, ठीक है। उसको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि क्या सिचुएशन है, कैसे होगा, नहीं होगा। आप इशारा करते हो फिर भी वो काम करता है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि सातवें घर के केतु में आप देखोगे कि थोड़ा सा भी अगर ये बिगड़ा हुआ होगा यहाँ पे, तो ना इंसान ना अपने फीलिंग्स को बहुत होल्ड करने लगता है। अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस ना करना, ये सातवें घर का केतु दिखाता है। तो आपकी जो स्पाउस आएगी ना, उसके साथ ये प्रॉब्लम लगा रहेगा कि वो अपनी फीलिंग्स या वो अपना फीलिंग्स नहीं बताएगा, अपने थॉट शेयर नहीं करेगा। तो जो उसकी स्पाउस होगी या होगा, वो सिर्फ उसी इंसान को समझ में आएगा। बाकी सारे लोग हमेशा प्रॉब्लम ही पॉइंट आउट करेंगे उसके बारे में कि यार ये देखने में कैसी है, क्यों कर रहा है इससे शादी, या फिर इसके फैमिली लीनेज में ये प्रॉब्लम है, या फिर ऐसा वैसा। मतलब उसके बारे में प्रॉब्लम निकालेंगे। बट ये सैटर्न से डिफरेंट इस तरीके से है क्योंकि सैटर्न में क्या होता है ना, आप उसके कुरूप के बारे में बताते हो कि यार ये देखने में कैसा है, ये है, वो है, गोत्र, कुल, इन बारे में बात करते हो। जब केतु सातवें घर में बैठेगा ना, तो आप अंडरस्टैंडिंग की बात करोगे। आप कहोगे कि इन दोनों में कोई अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, क्यों कर रहा है शादी। फिर भी आप जानते हो कि आपका स्पाउस कैसा है, आपको पता है कि वो किस तरीके से काम करता है। एक और बहुत इंटरेस्टिंग प्लेसमेंट है जुपिटर सातवें घर का। तो सातवें घर में जुपिटर ना बहुत सारे रिलेशन देता है, ठीक है। जिसके भी सातवें घर का जुपिटर होगा ना, वो बहुत सारे रिलेशन देता है, और एक ऐसा रिलेशन देता है जो एकदम परफेक्ट हो, सब जगह घुमाएगा। बट जो लास्ट वाला रिलेशन देगा जिससे आपकी शादी होनी है, वो एकदम परफेक्ट देगा, वहां पे कोई डिस्प्यूट नहीं दिखेगा आपको। सो सातवें घर का जुपिटर भी बहुत सारे रिलेशनशिप देता है, बट स्पाउस के मामले में इट इज़ वेरी गुड। जुपिटर सेवन्थ हाउस के साथ एक और बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आपको ऐसी स्पाउस मिलेगी या मिलेगा जो कि आपके ना थॉट प्रोसेस को हमेशा चैलेंज करे।
आपके पर्सपेक्टिव को चैलेंज करे। मतलब सुबह आप उठकर एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहे हो, तो आपको ऐसी ही स्पाउस मिलनी है जो सुबह सेम टाइम पे दूसरे पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करे। मतलब पर्सपेक्टिव क्लैश हमेशा लगा हुआ रहेगा। सातवें घर का जुपिटर, जुपिटर जब कभी सातवें घर में बैठता है ना, तो ऐसा व्यक्ति का डाइवोर्स बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, कहते हैं कि जुपिटर ना आपको ऐसे सिचुएशन में फंसा देता है जबकि आप एक ही कमरे में हो बट अलग अलग सो रहे हो। कभी भी डाइवोर्स का केसेस नहीं बनता, और बनता भी है तो बहुत एक्सट्रीम केसेस में। सातवें घर के जुपिटर के साथ ये इंटरेस्टिंग चीज़ है। ऐसे काम करता है मेलेफिक्स। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं थोड़े दिनों में रिलीज करूंगा, जो कि लिब्रा के ऊपर होएगा कि लिब्रा जिस जिस घर में जाता है वो कैसे ट्रेट्स दिखाता है और उससे मैरिज कैसे इम्पैक्ट करता है। सो आई होप दिस वीडियो हेल्प। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।